गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बॉन्डिंग के चैप्टर के अंदर हम लोग पिछली क्लास में रेजोनेंस पे बात कर चुके हैं और रेजोनेंस के एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर चुके हैं जिसको आप बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप लोगों ने पूरा रेजोनेंस एक बार दोबारा से पढ़ा होगा, वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया होगा और पूरा देखने के बाद एक मोटे तौर पे कोई कॉमन बात आपने रेजोनेंस के बारे में समझ ली है कि रेजोनेंस क्या है और रेजोनेंस किन किन जगह पे होगा और इनके कुछ एप्लीकेशन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सब पे भी बात हम लोग कर सकते हैं। आज मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पे बात करूंगा जो कि आपके फर्स्ट टाइम में दिए हैं, तो मुझे लगता है कि उन सबको डिस्कस ज़रूर हो जाना चाहिए था, तो उसका मैं डिस्कशन आज कर देता हूँ पहले और एक कॉमन सी बात वहाँ पे समझ में आ जाए सो दैट आपको, और फिर उनके एप्लीकेशन बहुत सारी जगह उसका यूज़ है, उन सब पे बात करेंगे। तो मैं रेजोनेंस पे बेस्ड एक असाइनमेंट है आपके फॉस्टर के अंदर, तो मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ आज। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 161 है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर। मैं असाइनमेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 161 और बोला गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर O3, NH3, CH4 एंड H2O। तो आप सबके स्ट्रक्चर जानते हैं और बहुत अच्छे से आपने ओजोन को भी बनाया है, माइनस प्लस, यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ रेजोनेंस है। बाकी यहाँ पे तो कहीं कुछ रेजोनेंस का कोई भी केस नहीं दिखेगा। वाटर के अंदर भी आपको पता ही है, सिंपल है ना। तो ऐसे कोई केस इन सब के अंदर नहीं है, बट यहाँ पर रेजोनेंस का केस है और कैसे रेजोनेंस होगा ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है। इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पार्शियल डेल्टा बाई 2 की बात की थी मैंने, डेल्टा बाई 2 यहाँ प्लस कंप्लीट, ठीक है, और इस तरह से बॉन्ड। तो पहले वाले केस में यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्वेश्चन था, सिंपल था हालांकि। दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन है, रेजोनेंस का सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है, मैं क्वेश्चन के साथ साथ एप्लीकेशन पे बात जरूर करता रहूँगा। रेजोनेंस में क्या क्या इफेक्ट होते हैं रेजोनेंस के बाद, रेजोनेंस पढ़ने के बाद आपने क्या क्या चीज़ें नई सीखी हैं, और बहुत सारी जगह इनके एप्लीकेशन आपको दिखेंगे। लेकिन सबसे पहला एक इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस होने के बाद मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड्स होते हैं उनमें वेरिएशन आता है, यानी बॉन्ड लेंथ को लेकर बहुत सारे फैक्टर पे बात करनी है आपको। तो बॉन्ड लेंथ किस तरह से बदल जाता है, बॉन्ड लेंथ कई बार छोटा हो जाएगा, कई बार बड़ा हो जाएगा। मतलब रीजन वही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि उस समय बॉन्ड लेंथ पे कोई ना कोई चेंजेस जरूर आएंगे। तो किस तरह से इंपैक्ट डालता है उसको लेकर हम लोग जरूर बात कर लेंगे। मैं इस क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं था, साथ साथ में बताते हुए आपको इसको लिखता जा रहा हूं। इसको आप टॉपिक की तरह भी डील करेंगे, लिखते जाएंगे एप्लीकेशन में। तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की बात करें तो सबसे बड़ा इंपैक्ट है बॉन्ड लेंथ पे। तो बॉन्ड लेंथ पे किस तरह से फर्क पड़ता है, तो आप ये चीज समझ सकते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ between two atom affected, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, ये कैसे मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने अभी ओजोन का एक एग्जांपल लिया था, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देख रहे थे, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O माइनस प्लस ऐसे बना था, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, बट एक्चुअल ड्यू टू रेजोनेंस
आपको पता चला कि यहाँ पर सब जगह एक कॉमन बॉन्ड आपको दिख रहा है, और इस कंडीशन में ऐसा होगा कि बोथ बॉन्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये खास बात। और यहाँ से आपने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया, और वो कितना हो गया था 3/2, दिस इज द 1.5। तो ये दरअसल बॉन्ड में फर्क पड़ता है। तो ये रेजोनेंस का सबसे पहला एप्लीकेशन जो है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे जो कि क्वेश्चन अगला दे रखा है इसमें, कार्बोनेट आयन CO2 और CO। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें बॉन्ड। एक चीज पहले कॉमन बात समझ लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर कभी भी अगर लिखा है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है बॉन्ड, दो एटम के बीच बना हुआ बॉन्ड का लेवल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी है। तो जब मैं कार्बोनेट की यहाँ बात कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बताने थे, और यहाँ सीधा सीधा डबल बॉन्ड, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ पे क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, माइनस प्लस याद है, कोऑर्डिनेट किया था हम, तो यहाँ पे इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर बना था। तो यहाँ देखा जाए तो 3 बॉन्ड बने ऑलरेडी। मैं अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, जहाँ पे एक और बात होती है, जहाँ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का पूरा एक्सप्लेनेशन है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि दो एटम के बीच। और एक बात ध्यान रखिए, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा किन्हीं दो एटम के बीच बने बॉन्ड का होता है, मॉलिक्यूल का कतई नहीं होता। जैसे आपसे कोई पूछने लगे CO2 का बॉन्ड ऑर्डर, नहीं, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, यहाँ 2, यहाँ पे कितना होगा 4/3, दिस इज द 1.33। तो आप सिंपली रिलेट कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, उतना छोटा होता जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखो इस पे, तो सबसे ज्यादा किसका है, CO। तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे CO से ज्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, CO2 का, और CO2 से ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बोनेट आयन का। तो ये मैंने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दिया आपको। तो ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। रेजोनेंस के थ्रू आपको सबसे बड़ा इंपैक्ट किसमें जाता है कि मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो चेंज हो जाता है। मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और दूंगा, तो पहले आप इतने दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। हालांकि मैंने पिछले क्लास के अंदर बहुत सारी जगह आपको रेजोनेंस बता दिए थे, तो मैं उसी पे और आज एप्लीकेशन आपको और बता रहा हूँ दोबारा से। चलिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूँ, O3 O2 इन दोनों की बात मैंने की। इन दोनों में से बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर पता है 1.5, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो डबल बॉन्ड ही होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। तो ऑब्वियसली O2 और O3 में अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए, बॉन्ड लेंथ, तो ज्यादा किसका होगा, ओजोन के अंदर बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा एज कम्पेयर टू। ठीक, इसी तरह के एग्जाम्पल में मैं बात कर रहा हूँ NO2 माइनस, NO2 प्लस और NO3 माइनस, इन जरा तीनों को देखिए। इसमें हम लोगों ने रेजोनेंस बनाया था, पिछली क्लास में मैंने बताया सब आपको। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3/2 आया था, 1.5 आया था। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर ही यही होता है, यहाँ रेजोनेंस तो है नहीं, रेजोनेंस तो होगा नहीं कुछ। और ये सीधा सीधा क्या है, डबल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और यहाँ क्या था, डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, ये ऐसे था, जिसपे हम लोगों ने 4/3 निकाला था। तो यहाँ देखा जाए तो ये 1.5 है, ये कंप्लीट 2 है, और यहाँ 1.33। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा किसका है, NO2 का, फिर उसके बाद इसका। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, NO3 माइनस का, फिर उसके बाद NO2 माइनस में, और फिर बाद में NO2 प्लस में। तो इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, पहले इसको रब कर देता हूँ। तो ये आप क्या देख रहे हो कि रेजोनेंस के थ्रू मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है उनमें किस तरह से चेंजेस आते हैं, उनमें कैसे हम लोग बॉन्ड लेंथ को देख पाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस एंड ClO2 माइनस। तो जैसा कि ClO4 में पता है आपको
कि यहाँ पे इस तरह से रेजोनेंस होगा तो ये कितना आएगा 6 7 7/4। यहाँ पे कैसे आ जाएगा Cl डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो O-, ये 5/3 और ClO मतलब ये O-, तो यहाँ पे 3/2। तो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन Cl एंड O, इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर तो 7/4 है, 5/3 है, 3/2 है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू ये 4, तो 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 1.7 है ना। तो इसके बाद 1.7 के आसपास आ गया और ये कितना आएगा 1.6 के आसपास, ठीक है ना, और ये यहाँ पे 1.5 के आसपास। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर अगर ये है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो आप बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर निकालना चाहे, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो आप ClO2- फिर ClO3- और फिर ClO4- को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है कि हम कैसे बता देते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर वेरिएशन में आ सकता है, ठीक है। तो रेजोनेंस का अपना बहुत इम्पैक्ट है। रेजोनेंस के बेसिस पे आप बॉन्ड लेंथ की बात, बॉन्ड ऑर्डर कैसे बदल जाता है, उन सब पे बात हम लोग कर रहे हैं। अब मैं साथ साथ क्वेश्चन लेता जाऊंगा और जहां एप्लीकेशन होगा उस पर बात करेंगे। तो अभी हम लोग बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और मेरे पास जो क्वेश्चन है तो 162 नंबर जो क्वेश्चन था वो कार्बोनेट CO2 और CO के बॉन्ड, इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की थी। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब भी बॉन्ड ऑर्डर है। तो तीन चीजें मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये बातें, ये पूरी बात एक साथ आप नोट करेंगे, ठीक है ना। तो हालांकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर लिखने का एक और तरीका है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सिंपल से क्या बता रहा हूँ कि दो एटम के बीच बना हुआ बॉन्ड। तो ये चारों चीजें एक साथ रिलेटेड है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा और बॉन्ड लेंथ छोटा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर 163 है। लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड ऑर्डर इज। ClO बॉन्ड ऑर्डर की बात की, यही क्वेश्चन जो मैंने लिखा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं चारों में, है ना। चार दिए गए, इसमें ClO- को भी ले लिया गया, तो इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, तो सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें बस यहीं पे और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक और बात, अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई स्टेटमेंट बताए थे, क्या बताया है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। Which of the following condition is not correct for resonating structure? इनमें से resonating structure के लिए क्या करेक्ट नहीं है, है ना। The contributing structure must have the same number of unpaired electron. एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इन सब पे कोई चेंज नहीं आता। केवल ये इधर से उधर हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि कम हो जाते हैं, कम नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो उस पर ऐसा कोई चेंज नहीं आता। केवल चेंज क्या आता है कि किसी एक जगह ज्यादा हो जाएंगे, किसी एक जगह कम होंगे, मतलब टोटल तो बैलेंस उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं करेंगे आप कि किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल इलेक्ट्रॉन ही कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो लिखा है मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सही है। लिखा है आगे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। ये बात मैंने भी बताई थी आपको कि इनके जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी लगभग एक जैसी एनर्जी होती है और कई बार तो बिल्कुल सेम होती है ना। इसके अलावा द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सो रिटन दैट अनलाइक चार्जेस resides on atom that are far apart। ये चीज जरा समझिए, बोला गया अनलाइक चार्जेस मतलब अपोजिट जो चार्ज हो,
अनलाइक मतलब अलग अलग। इनको कहाँ रिसाइड करना है? ऑन एटम दैट आर फार अपार्ट, मतलब दूरी हो, ऐसा नहीं। अनलाइक चार्जेस हैं तो पास में रखना होगा, अगर लाइक चार्जेस होते तो आपको दूर रखना होगा। तो मेरे ख्याल से ये गलत सेंटेंस है, ये करेक्ट नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो आपका आंसर तो मिल गया, लेकिन लास्ट वाला भी पढ़ लीजिए। द पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो ये भी सही है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन का भी वेटेज बहुत होता है। आप बहुत कोर थ्योरी अगर नहीं जानेंगे तो कई बार थ्योरेटिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। तो इन सेंटेंस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है 165 नंबर, तो आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 165 में क्या है, आपसे बोला क्या गया है, लिखा है मॉलिक्यूल में बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्ट्रक्चर्स हैविंग E1, E2, E3 एनर्जी। एक कोई मॉलिक्यूल है, उसके 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। द एनर्जी इज E1, E2 एंड E3। क्लियर? तीनों एनर्जी। द एनर्जीज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स फॉलो द ऑर्डर। क्या ऑर्डर फॉलो किया गया है? E1 सबसे ज्यादा है, फिर E2 है, फिर E3 है, मतलब ये एनर्जी का ऑर्डर है। इफ द एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, द बॉन्ड एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल की E0 है। द रेजोनेंस एनर्जी, अच्छा रेजोनेंस एनर्जी का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बात याद करिए। जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते थे उनमें से जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी होगी, समझिएगा ध्यान से, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी है, उस एनर्जी का डिफरेंस किससे देखा जाता था? हाइब्रिड का जो स्ट्रक्चर होता है। तो हाइब्रिड मतलब जो ओरिजिनल आप बात करेंगे तो वो तो बॉन्ड एनर्जी दे रखा है E0। तो ये E0 हो गया हाइब्रिड वाले का मेन, जो एवरेज होता है सबका। और जो मोस्ट स्टेबल है वो कौन सा है? मोस्ट स्टेबल का मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल पार्ट। तो मोस्ट स्टेबल वाले की एनर्जी कितनी हो गई? E3। तो डिफरेंस जो होगा E3 माइनस E0, ये डिफरेंस ही क्या होगा? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। बात समझ आ गई? तो बहुत सिंपल सी बात हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली कि E0 माइनस E3 जो है सब डिफरेंस है, ये ज्यादा होगा। उल्टा आप लिख सकते हैं इसको, डिफरेंस कर दीजिए, ये ज्यादा है ना। तो E0 माइनस E3 इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, चलिए तो हम लोग और भी क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग कुछ और आगे वाले क्वेश्चंस पे आ जाएं, और मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई थिंक इसको तो नोट ही कर लीजिए आप। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे ही थे, और एक अच्छा क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 166। देखिए रेजोनेंस के एप्लीकेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन था वो मैंने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर पे इफेक्ट डालता है, बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड एनर्जी, सब एक साथ कनेक्ट है तो सभी पे इफेक्ट होगा। साथ ही साथ ज्योमेट्री पे होता था, क्योंकि हाइब्रिडेशन में चूंकि अगर लोन पेयर चला गया तो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ज्योमेट्री में भी एक तरीके से इम्पैक्ट है। इसके और जो एप्लीकेशन है वो ऑर्गेनिक में आपको पता चलेगा। कई जगह स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पे बेस्ड होता है, बहुत बड़ा पोर्शन, उस पर बाद में बात हम लोग करेंगे। इसके अलावा ये जो 166 क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स BF बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ चाहिए, मतलब छोटा से छोटा चाहिए। ठीक है, किन किन के अंदर? BF4 माइनस, BF3 NH3 कोऑर्डिनेट है,
यहाँ पे BF3 है और यहाँ BF3 के साथ NCH3 का होल थ्राइस यहाँ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा चलिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं जरा। मैं इस मॉलिक्यूल की अगर बात करूं तो ये BF3 ऐसे था और इसको F माइनस ने क्या किया, कोऑर्डिनेट कर दिया। समझ रहे हैं? ऐसे ही जब आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे अमोनिया के साथ, तो यहाँ भी नाइट्रोजन ने ही इसको कोऑर्डिनेट किया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से BF3 के अंदर भी यहाँ पर किसी ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, इंडिविजुअल अपने आप में आइसोलेट है ना, ये आइसोलेट सिस्टम है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन ने लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट किया है। N यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तो एक खास बात जरा समझिएगा, यहाँ पे जब ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट हुआ है, अगर यहाँ F माइनस जुड़ा है, यहाँ NH3 जुड़ा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, और यहाँ कोई नहीं जुड़ा, यहाँ पे भी N एक तरीके से N ही जुड़ा है, तो BF3 के अंदर अपने आप में यहाँ क्या था, बैक बॉन्डिंग। अभी उन्होंने पढ़ा था रेजोनेंस का अपना इम्पैक्ट, देखिए इसमें क्या है, यहाँ बैक बॉन्डिंग है, इसके अंदर भी इंडिविजुअल अपना बैक बॉन्डिंग था, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग है और यहाँ भी बैक बॉन्डिंग, मतलब BF3 का जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप में बैक बॉन्डिंग करके बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्डिंग छोटा कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो जाए, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल गया, इलेक्ट्रॉन जो BF3 के अंदर बोरॉन था उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां से मिल रहा है, बाहर वाले से कोऑर्डिनेट हो गया, तो जो हमारी बैक बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो है सबके अंदर, लेकिन जब उसको बाहर से भी सपोर्ट मिलेगा तो इंटरनल जो बैक बॉन्डिंग की बात है वो क्या होगी, वीक हो जाएगी। तो यही सबसे खास बात है, यानी इन तीनों केसेस के अंदर जो आप देख रहे हैं इन सब में जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग बिकम वीकर ड्यू टू donating nature of lone pair by F minus NH3 या NCH3 का होल थ्राइस, यानी ये सब बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, जबकि ये प्योर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व यहाँ पे करेगा, तो ये प्योरेस्ट बैक बॉन्डिंग है। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग अगर ज्यादा हुई तो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड कहाँ पे होगा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड बिटवीन बोरॉन एंड फ्लोरीन इन BF3 मॉलिक्यूल। ये बात समझ आ गई? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैक बॉन्डिंग को लेकर बहुत इफेक्टिव बात है। मतलब सिंपल था, BF3 के मॉलिक्यूल बना था वो अपने आप में बैक बॉन्डिंग में थे, लेकिन जैसे ही उस बोरॉन को बाहर से सपोर्ट मिल जाता है बैक बॉन्डिंग वीक होने लगती है, और बैक बॉन्डिंग अगर वीक हुई, एक बात जरा समझिएगा, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड जो है वो केवल बैक बॉन्डिंग पे ही डिपेंड कर रहा है, बाहर से कौन आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं हमारा। बाहर से तो अगर कोऑर्डिनेट करेगा तो उनके बीच बॉन्ड बनेगा ना, बट हमें तो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड चाहिए। तो बोरॉन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो कौन स्ट्रॉन्गर कर रहा था, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपको कहाँ दिखेगी, BF3 के अंदर, क्योंकि वहां उसके लिए वही इंटरनल मॉलिक्यूल है, उसको बाहर से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और ये आप पूरा नोट भी कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। मैं रेजोनेंस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन पे बात करूंगा।
यहाँ पे अब हम लोग बात करने के लिए एक क्वेश्चन है अपने पास, हाउ मेनी रेजोनेंस फॉर्म्स कैन बी रिटन फॉर द नाइट्रेट आयन। रेजोनेंस के कितने फॉर्म बन सकते हैं? नाइट्रेट आयन के अंदर कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर थे भाई? 3 थे, सिंपल सी बात, तो इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं था। एक और है, इस स्टेटमेंट का 172 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट रेजोनेंस। ये उसी तरह से जैसे ऊपर था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 172 है, इसमें क्या ट्रू नहीं है। देखा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, सही बात है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सेम, ये भी सही बात है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स इज मोस्ट एनर्जेटिक और हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स इज लीस्ट एनर्जेटिक। अब जरा समझिए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो हुआ वो मोस्ट एनर्जेटिक होगा या हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज लीस्ट एनर्जेटिक होगा, इन पे बात आपको समझनी चाहिए। तो मोस्ट एनर्जेटिक होता तब तो गड़बड़ होता। अगर मोस्ट एनर्जेटिक होगा तो उस कंडीशन में तो एनर्जी ज्यादा बनी रहेगी, तो हमें इन्हीं दोनों में से कोई एक, बाकी सब तो सही है। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझनी है। तो हमारे पास एक चीज और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, तो चारों में हमें व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट रेजोनेंस, रेजोनेंस के बारे में क्या गलत है ये बताना था। हाइपोथेटिकल है, ये बात सही थी। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर के मोस्ट और लीस्ट में आपको ऑब्वियसली आपके पास मोस्ट एनर्जेटिक नहीं होता, तो ये गलत है सेंटेंस। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 173 पे हम लोग और आ जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये तो सेंटेंस वाला था इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि इनको पढ़ना जरूरी है आपके लिए। 73 में क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा इसको ध्यान से। लिखा है N SiH3 का होल थ्राइस, जिसपे हम लोगों ने कल एप्लीकेशन लिखा था इस पे, एंड NH SiH3 का होल ट्वाइस, ये लिखा है। और कंपाउंड है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, गोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दोनों बातें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको। अच्छा, मैं 2 मिनट इससे पहले जरा इनको मैं बना देता हूं, तब उस पर बात करते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में होगा ही, तो N के साथ SiH3 बना है, यहाँ SiH3 है और यहाँ SiH3 है, बैक बॉन्डिंग है, p पाई d पाई रेजोनेंस है, और ये sp2 है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर है। और ऑब्वियसली इस पे 120 का एंगल भी आप बता सकते हैं। जबकि यहाँ पे आप आते हैं तो N के साथ एक H जुड़ता है, SiH3 आता है, यहाँ पे SiH3 आता है, और यहाँ भी बैक बॉन्डिंग है, p पाई d पाई रेजोनेंस है, दोनों साइड है, और ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर है। ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है ना, वैसे नहीं भी बताया था तब भी आपको पता है बैक बॉन्डिंग के कारण। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, अब मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, कौन करेक्ट क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें एक सेंटेंस लिखा है ए ऑप्शन में, SiN SI, इसको ध्यान समझना है, बॉन्ड एंगल इन NH SiH3 whole twice, NH SiH3 whole compound, sorry, is greater than N SiH3 का होल थ्राइस। इस सेंटेंस को जरा समझिएगा। बोला कि जो SiN SI मतलब SiN SI, ये एंगल, ये बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है, ये बॉन्ड एंगल इसके अंदर ज्यादा होगा। बोला कि ये एंगल ज्यादा है और ये कम होगा। तो बात समझते जरा, देखो यहाँ क्या है, ये 120 एंगल होगा और ये एक जैसे ग्रुप, बल्कियर ग्रुप है, ये ध्यान रखिएगा, बड़े होंगे SiH3। जबकि यहाँ पर क्या है, 120 तो होगा लेकिन ये दोनों बल्कियर है और यहाँ एक बहुत छोटा सा एटम है।
तो क्या होगा, अगर ये बल्कियर ग्रुप होंगे तो इनका आपस में रिपल्शन तो होगा ही। तो एज कॉन्सेप्ट जो sp2 हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें 120 तो होगा ही, प्लेनर होगा। अब बस केवल इनके अंदर एक ही इफेक्ट हो सकता है कि साइज का फैक्टर जो है वो थोड़ा वेरिएशन कर सकता है। तो यहाँ अच्छा आप एक सोच रहे होंगे सर यहाँ भी तो रिपल्शन उसी तरह का साइज का होगा, लेकिन क्या है वो तो तीनों साइड से एक जैसा यूनिफॉर्म होगा ना। यहाँ तो यहाँ ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है तो कोई कमजोर नहीं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करके वही पोजीशन में ले आएंगे, 120 रहेगा। तो वैसे ही जैसे BF3 BCl3 BBr3 BI3 बात मैंने की थी, यहाँ क्या हुआ है इन दोनों के बीच में छोटा है तो ये बेचारा दब जाएगा। इन दोनों का जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, रिपल्शन होगा, और ये थोड़ा छोटा हो सकता है। तो हमें तो एंगल SI का ही बताना है, तो ऑब्वियस बात है ये एंगल थोड़ा बड़ा होगा। तो यानी जो पहला सेंटेंस लिखा है ये क्या लिखा है, करेक्ट लिखा है। ये बात समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे सामने आती है कि इनके बॉन्ड एंगल में ऐसा हो सकता है। चलिए दूसरा ऑप्शन जरा हम लोग एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में बोला गया NSI बॉन्ड लेंथ, नाइट्रोजन सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ जो है इन NH-SiH3 का होल ट्वाइस is greater in case of NSiH3 होल थ्राइस। ये जरा देखिए, इसको भी जरा समझते हैं। बोला गया कि जो SiH का बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ, ये बात ध्यान रखिएगा, बॉन्ड लेंथ की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसके अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ये लिखा है, और इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है ये वाला बॉन्ड लेंथ ये छोटा होगा। तो इस पे जरा बात कर लेते हैं। देखो जरा, एक बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि ये जो बैक बॉन्डिंग है इधर भी होगा इधर भी होगा इधर भी होगा, तो मतलब इसका जो लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 जगह बैक बॉन्डिंग में होगा, जबकि यहाँ पर एक H है तो यहाँ 2 ही जगह है। तो ऑब्वियस बात है कि स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा, इज मोर इन केस ऑफ NH-SiH3 का होल ट्वाइस। तो अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये बॉन्ड तो छोटा होगा ना भाई, हमें तो यहाँ उल्टा लिख दिया गया। ये बैक बॉन्डिंग ज्यादा है तो ये बॉन्ड क्या होगा, शॉर्ट होगा एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे ये बात क्या लिख दी गई है, इनकरेक्ट है। मैं फिर रिपीट कर दूं बात, यहाँ पर दरअसल जो बैक बॉन्डिंग था इसका लोन पेयर 3 जगह बैक बॉन्डिंग में गया, इधर भी है इधर भी है यहाँ भी है, तो ये बॉन्ड 3 जगह बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है लोन पेयर। बट यहाँ पे 2 जगह है, यानी ये और ये, तो यहाँ इस केस में मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग आप देख पाओगे। तो मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग अगर हुई तो N और साई के बीच का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, जबकि ऑप्शन में यहाँ लिखा है कि इसके अंदर ज्यादा होगा, तो ये गलत है ना। तो एक तो ये पहला वाला सेंटेंस सही था, दूसरा वाला गलत हो गया। इसके अलावा जो सी दे रखा है, सी ऑप्शन क्या देखा है, NSI एंड लेंथ इन NSI बॉन्ड लेंथ, हाँ बॉन्ड लेंथ ही होगा, NSI बॉन्ड लेंथ इन NH-SiH3 लेस देन NSI बॉन्ड लेंथ ऑफ, ये सही है, उल्टी बात लिख दी गई, यही चीज उल्टा लिख दिया गया है ना, बॉन्ड लेंथ अपोजिट कर दी गई, तो ये बात सही आ गया, मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो थर्ड सी ऑप्शन लिखा गया है NSI बॉन्ड लेंथ इन NH-SiH3 NH-SiH3 का होल ट्वाइस इज लेस देन NSI बॉन्ड लेंथ इन NiSiH3 का होल थ्राइस। थोड़ा पढ़िएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही बहुत सारा टेंशन आपको दे सकता है, तो इसको आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन सही है। आगे लिखा है बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इन NH-SiH3 का होल ट्वाइस इज ग्रेटर देन बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इन NSiH3। ऑब्वियसली सही बात है, NH-SiH3 यानी जो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग है वो पावरफुल है, इसके अंदर कम है। तो आपके पास बी ऑप्शन छोड़कर बाकी सभी सही है। तो हमें बताना क्या था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, सॉरी मोर देन वन नहीं है, इनकरेक्ट बताना। इनकरेक्ट में कौन आ गया, ये बी ऑप्शन। तो आपका इस तरह से आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और
क्वेश्चन है लास्ट में, इसी से रिलेटेड है, तो मैं मेरे ख्याल से इसको नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं जरा इसके लास्ट एक क्वेश्चन पे भी बात कर लूं। मेरे ख्याल से यही मॉलिक्यूल है, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है वो, तो एक बार देख लेता हूँ क्या है। क्वेश्चन लास्ट इसमें लिखा है अमंग फॉलोइंग मॉलिक्यूल एन एसआई बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। तो एन एसआई एस3 का होल थ्राइस लिखा है, और एक लिखा है एन एच एसआई एस3 का होल ट्वाइस लिखा है। एक तरफ लिखा है NH2 SiS3 का होल, सॉरी वन ही रहेगा, और ऑल हैव इक्वल, लास्ट ऑप्शन लिखा है ऑल हैव इक्वल NSI बॉन्ड लेंथ। तो ये तो आपको क्लियर ही है, इसमें तो कुछ ज़्यादा बताना नहीं, तो ये तो गलत ही है। अब आपके पास NH जो होगा इस तरह का, उसमें सबसे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, और सॉरी नोट पे इधर है, तो इस केस में सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा बिटवीन NSI, और इफेक्टिव आपके पास बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से वही है, इसमें कुछ अलग नहीं। चलिए, तो रेजोनेंस के बहुत सारे जो असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन थे, उनमें से मैंने ज़्यादातर डिस्कस कर दिए हैं, कुछ इफेक्टिव क्वेश्चंस थे उस पर। रेजोनेंस के बाद रेजोनेंस को समझना है, बहुत सारी जगह उसके एप्लीकेशन अब लगातार चलेंगे, जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ हम उन एप्लीकेशन की बात करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं फिर समझा दूँ, रेजोनेंस को समझना कि रेजोनेंस कहाँ पे है, उसके बैक बॉन्डिंग को थोड़ा और इफेक्टिव समझिएगा, बिकॉज बैक बॉन्डिंग पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। रेजोनेंस का एप्लीकेशन जो ओरिजिनल है वो बहुत ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी के अंदर मिलेगा। पूरी ऑर्गेनिक में रेजोनेंस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जितनी जगह होगा, सबसे बड़ा इफेक्टिव जो पार्ट था वो बॉन्ड लेंथ के अंदर है। ज्योमेट्री को लेकर चेंजेस हो जाते हैं, बॉन्ड एंगल को लेकर चेंज हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर एक भी चीज चेंज होती है तो उसमें सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसके एप्लीकेशन भी पढ़े। मैंने एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करने वाली बात थी स्टेबिलिटी को लेकर, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों को नहीं करने थे, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा बात नहीं की है। हाँ, लेकिन टॉपिक पूरा आपने पढ़ा है, आप उसको अपने लेवल पे अच्छे से कर सकते हैं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी। ऑर्गेनिक के अंदर हम लोग को एक बार और डिटेल से इसको पढ़ेंगे, बहुत सारा टाइम देना होगा उस पर। तो अब मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड, हमारे पास अब दो बड़े मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं जिसपे हम लोग काफ़ी हद तक बॉन्डिंग के अंदर आगे बढ़ चुके हैं। तो एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये एक नई बात है आपके लिए, नया टॉपिक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स की बात भी हम लोग बाद में करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाने से पहले हम लोग अब छोटे छोटे कुछ टॉपिक पे अभी बात रह जाती है, और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की, और बॉन्ड लेंथ में किस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स यूज होते हैं उनकी भी बात आज हम करेंगे। जैसे रेजोनेंस तो एक फैक्टर था, बट बॉन्ड लेंथ कैसे हम चेक करते हैं, किन्हीं दो एटम के बीच बना जो बॉन्ड है
बॉन्ड लेंथ अगर आप चेक कर लेंगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी क्लियर हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स उससे रिलेटेड हैं, तो मैं उस पर बात स्टार्ट करूंगा। उससे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, आप सब उसको ट्राई करेंगे और मैं अब उन टॉपिक को स्टार्ट करने जाता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक जो टॉपिक मैंने जिसकी बात की, बॉन्ड लेंथ को लेकर बात करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये टॉपिक मैं पहले भी बताता, बट रेजोनेंस का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने बॉन्ड लेंथ बाद में बात की है। ऐसा भी नहीं कि ये टॉपिक आप नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, बट हम लोग स्पेसिफिक इसको अलग से पढ़ रहे हैं सो दैट डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर पाएँ और वो कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो कुछ बातें पहले बॉन्ड लेंथ के डेफिनेशन पे बात कर लें। तो दरअसल दो एटम के बीच जो आप ये न्यूक्लियस है, ये दोनों एटम, ये मॉलिक्यूल बन गया, ये बॉन्ड बन गया, तो आप ये बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन बोथ न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, डी ऑफ जो भी बॉन्ड बने, ए बी जो भी है, तो ए बी हो सकता है, ए बन सकता है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो ये तो बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, डिस्टेंस में बॉन्ड लेंथ शुरुआत में पढ़ी थी। अब बात ये आती है कि बॉन्ड लेंथ को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं ना, सबसे बड़ा इशू यही आता है। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस तो आप समझ गए, लेकिन हम इसको कंपेयर करने जैसी बातों को समझेंगे और क्या क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उस पर बात करते हैं। तो फैक्टर्स जिस पे बॉन्ड्स डिपेंड करते हैं, बॉन्ड लेंथ डिपेंड करते हैं, तो सबसे पहला काम, सबसे पहला और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ एटम। ऑब्वियसली रेडियस, मतलब अगर ये दोनों एटम बहुत बड़े हुए तो ऑब्वियस बात है कि दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइज ऑफ एटम। जितना साइज बड़ा उतना ज्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ आपको दिखेगा। ये सबसे पहला प्राइमरी इफेक्ट आप बोल सकते हैं कि साइज ऑफ एटम क्या करेगा, हमें ये डिसाइड कर देगा कि कैसे आप बॉन्ड लेंथ बता पाएंगे। ठीक है, दूसरा एक फैक्टर और है जिसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर कोई सिंगल बॉन्ड है या कोई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस बात है जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो बॉन्ड छोटा होगा, डबल बॉन्ड थोड़ा बड़ा होगा और सिंगल बॉन्ड उससे भी बड़ा होगा। तो दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बॉन्ड ऑर्डर। आपने अब चूंकि रेजोनेंस पढ़ लिया है तो बहुत सारे एनायन कैटायन के अंदर कैसे बॉन्ड ऑर्डर बदल रहा था वो भी आप समझ गए। रेजोनेंस इसी के अंदर का ही पार्ट है, आप बॉन्ड ऑर्डर में रेजोनेंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हैं। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग जानेंगे, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। इस पे हम लोग बात, इसमें एक्चुअल बेंड्स रूल का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। बेंड्स रूल एप्लीकेशन होगा, मैं सबके अलग अलग डिटेल पे जाऊंगा, मैं पहले केवल एक बात बता रहा हूँ कैसे हम इसको देखते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहला फैक्टर क्या है, साइज, बॉन्ड ऑर्डर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, और एक चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन एटम। ये बहुत रेयर यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, रेयरली आप इसको यूज करोगे, बट हाँ वन ऑफ द फैक्टर जरूर है, इसलिए यहाँ पे इसको लिखना है। ये क्या है, अगर दोनों एटम के में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगे, उनके इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लोन पेयर्स हैं, अगर वो रिपेल करते हैं तो स्लाइटली कुछ बॉन्ड लेंथ बढ़ सकता है या उस पर कुछ इफेक्ट आ सकता है, बट इसके बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स होंगे उस पर बात की जाएगी। तो मोटे तौर पे ये आपके पास चार ऐसे फैक्टर हैं जिन पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है। मुझे एक एक बात पे हम लोग आएंगे और इनको अप्लाई कैसे करना है, ये नहीं कि कभी भी कुछ कंपेयर कर दिया, वो भी नहीं करेंगे। तो पहले तो हमें ये जानना है कि साइज ऑफ एटम, साइज जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ उस पर इफेक्ट डालेगा। बॉन्ड ऑर्डर पे फर्क पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, साइज ऑफ एटम मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
एस कैरेक्टर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एस कैरेक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से भी बॉन्ड जो लेंथ है वो बढ़ जाता है। अब हम लोग जरा 2 मिनट इस पे आ जाते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे, है ना। मेरे ख्याल से ये आप लिखा रहने दे, इस पे मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम लोग इसका यूज करना सीखते हैं, हम कब अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। अब जरा समझिएगा, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने से पहले दो बातें हैं, हम इसको दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। दो तरीके से हम मूव करते हैं ना, तो डाउन द ग्रुप हुआ या लेफ्ट टू राइट हुआ, ठीक। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपको पता है सबसे ज्यादा वेरिएशन किसका होता है, साइज का। तो यहां हमारे पास कौन सा फैक्टर होगा, साइज फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम डाउन द ग्रुप में कंपैरिजन कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ की, तो आपको साइज फैक्टर से सीधे सीधे कंपेयर कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। लेकिन लेफ्ट टू राइट में साइज तो होगा ही, साइज फैक्टर तो आएगा ही क्योंकि कम हो रहा होगा लगातार, लेकिन साथ ही साथ बॉन्ड ऑर्डर वाला फैक्टर भी आएगा। ये दोनों फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब बात इसके अंदर, हम इसमें साइज फैक्टर पे आ जाएंगे और बहुत इजीली इसको हटा देंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा इसको देखिएगा, लेफ्ट टू राइट में साइज फैक्टर और बॉन्ड ऑर्डर दोनों हो गए। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी दो केस होंगे। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल या सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, और यहां पे हो सकता है इफ बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट, ऐसे भी हो सकता है ना, बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डिफरेंट होगा तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे आप बता ही देंगे। अगर डिफरेंट है तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा रिलेट है, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर अगर इक्वल है, तब ऑब्वियसली पहला काम क्या होगा, साइज फैक्टर। अब बचा क्या भाई, बॉन्ड ऑर्डर अगर इक्वल ही आ गए तो साइज फैक्टर से आप कंपेयर कर देंगे, ठीक। लेकिन एक और चीज, यहाँ पे यहां तक क्लियर है, बॉन्ड ऑर्डर सेम रहे तो हम साइज फैक्टर से फिर कंपेयर करके बता सकते हैं। लेकिन इसी में लिख दिए इफ एटम इज ऑल्सो सिमिलर, अगर एटम भी सिमिलर हुए, देन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कहीं भी कुछ याद आ जाए बस आप सीधे अप्लाई करने लगो, ये सबसे लास्ट वाला पहलू होगा, इस पे हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। हालांकि क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, लेकिन हमें एक पैटर्न जरूर पता हो कि हम कैसे कैसे एप्लीकेशन में इसको लाएंगे। मैं पूरी बात को एक बार और समझा देता हूं आपके सामने। जैसे देखिए, बॉन्ड लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, दो या एटम से नहीं बोले हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम, उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब ये बॉन्ड लेंथ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर क्या है, साइज, सबसे बहुत प्राइमरी वाला बात है, साइज ज्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ बड़ा। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर, जिसको अभी तक हम लोग सिंपल से बात कर रहे हैं कि बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ उतना छोटा हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर के अंदर आप रेजोनेंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वही पार्ट है रेजोनेंस के अंदर ही है वो। इसके बाद फिर तीसरा एक फैक्टर है एस कैरेक्टर, जिसका बेंच टूल एप्लीकेशन है, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। उसमें क्या था कि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उनमें रिपल्शन ज्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। और एक चौथा जो बहुत रेयर कहीं यूज होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द एटम, तो उससे भी बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बढ़ता है। अब ये फैक्टर्स तो हमें पता है, बट कौन कौन सा अप्लाई कब कैसे होना है इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो इसको मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। सबसे पहली चीज तो हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में बात कर सकते हैं या डाउन द ग्रुप जा सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट में हमारे पास साइज फैक्टर भी बदलता है और बॉन्ड ऑर्डर भी बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। और डाउन द ग्रुप में तो सिंपली साइज फैक्टर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होंगे, साइज के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहाँ पर साइज और बॉन्ड ऑर्डर दोनों है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर में
दो केस हो सकते हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है। बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। यहाँ पे आते हैं बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है देन आपके पास सिंपली साइज फैक्टर है, साइज से कंपेयर करिए, जितना बड़ा साइज एटम का होगा उतना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा। लेकिन इसके बाद एक और खास बात कि अगर वो एटम भी सेम रहे सब और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है देन जाके आपको परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जैसा एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसकी बात इन सबको एक बार नोट करिए। मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करा देता हूं आपको, एक बार इसको एक बार आप ये तो नोट कर चुके होंगे, ये भी नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। अब जरा देखिए, मैं यहाँ पे लाइन से क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले HF, HCl, HBr, HI लिख दिया। देखिए हम लोग हाइड्रोजन कॉमन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज फैक्टर है ना, सिंपली बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कुछ भी नहीं टेंशन लेना, सिंपल सा स्ट्रेट क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट इसी तरह से मैं कंपेयर कर देता NH3, PS3, ASH3, BiH3 है ना, SbH3 सॉरी। तो यहाँ भी सिंपली नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, साइज फैक्टर होगा, यहाँ भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करा देंगे आप। इसी तरह से मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बन फैमिली CH4, इन सब में भी साइज फैक्टर इंक्रीज करेगा बॉन्ड लेंथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन में हम लोग नाइट्रोजन, मैंने हाइड्रोजन की बात की, नाइट्रोजन फैमिली में भी ऑक्सीजन, तो इस सबको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा चौथा एग्जांपल को हम लोग और रिलेट करें, कैसे कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब मैं बात करूँ कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। अच्छा, मैंने ये सिंगल बॉन्ड बनाया है तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ क्या है, कॉमन, मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया ही है। तो अगर ये बॉन्ड ऑर्डर कॉमन है, एटम डिफरेंट है, सॉरी इन दोनों एटम के बीच है, अब ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो साइज कौन बढ़ाएगी, तो बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से आप दिखा देंगे, बॉन्ड लेंथ, समझ आई बात। इसी तरह से इसमें भी आप बता सकते हैं सिलिकॉन सिलिकॉन, फास्फोरस फास्फोरस, सल्फर और सल्फर, या क्लोरीन क्लोरीन, तो यहाँ भी वही नीचे ग्रुप है, सिंपल से यहाँ भी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इस तरह से आप इंक्रीज करते हुए दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ढेरों एग्जांपल आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से F2, Cl2 Cl2, Br2 Br2, I2, तो यहाँ साइज ये इंक्रीज करेगा बिकॉज I2 का बड़ा साइज होगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप बॉन्ड लेंथ को सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं। अब मैं कुछ इधर वाली बातों पे आता हूँ जहां आपके पास बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट होंगे, तब आपको कंपेयर करना होगा। ठीक है, इसको रब कर दूं। चलिए, जैसे मैं अब मैं बात करूं, अगर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CH3 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर रहा हूं, है ना, तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1, ये 2, यहाँ 3, तो ऑब्वियस बात है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका होगा, ऐसा है ना, यहाँ आगे आने पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। तो ये एक सिंपल सा पार्ट है कि अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े, ओजोन O2 हमें पता है ये 1.5 है, ये 2 है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, इधर। ठीक, इसी तरह के एग्जांपल में हम लोगों ने कार्बोनेट को भी पढ़ा, CO2 और CO, तो यहाँ भी हमने पता है कि ये सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। ठीक, इसी तरह से हम लोगों ने NO2 माइनस और NO3 माइनस को भी पढ़ा है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका था, यहाँ पे ऑब्वियसली इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था, तो बॉन्ड लेंथ NO3 माइनस का ज्यादा था। तो इस तरह से आपने एग्जांपल लेके बहुत सारे बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन कर दिए। अब मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ जहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा,
एटम भी सेम होगा, तब कैसे हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। और वो बात हम कैसे कंपेयर करने जा रहे होंगे, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, बेंड्स रूल। मैं एक जरा बेंड्स रूल पे दोबारा ले चलता हूं आपको। बेंड्स रूल में ये बताया गया था कि कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होता है उसके अंदर, उनके अंदर रिपल्शन ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। तो और उसका कारण क्या है, क्योंकि वो स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो अगर दो एडजेसेंट स्फेरिकल होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा रिपल्शन होगा। तो अब हमें उन बातों पे आना है। अब मैं एक काम करिए, आप पहले ये सब नोट कर लीजिए, फिर मैं 2 मिनट रुकने के बाद फिर उस पर आते हैं। ये सब तो बहुत जनरल बातें थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब किस कॉन्सेप्ट को आप ट्राई करेंगे, कब किस कॉन्सेप्ट से आप यूज करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि सब कुछ पता है। कई बार एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बहुत सारे टूल्स पड़े, तो हम क्या करते हैं कि एक को यूज करते हैं, नहीं आया तो दूसरा पकड़ के यूज करने लगे, दूसरा नहीं आया तीसरा पकड़ के यूज करने लगे, चौथा यूज करने लगे। तो मतलब एक एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, 50 फॉर्मूले से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे सॉल्व हो गया मतलब वो हमारा सही था। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन करने का या किसी भी चीज को सॉल्व करने का। लेकिन एक तरीका क्या है कि हम पहले उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करें कि वो समस्या क्या है, तो उसी तरह का हथियार निकालें। ये दूसरा तरीका होता है। तो हमें वो दूसरा तरीका ही सिलेक्ट करना है। अगर हम उसी तरह से हैं कि हिट एंड ट्रायल करिए और फिर किसी एक में सेट हो गया तो वो आपका थ्योरी हो गया, ऐसा नहीं करना है ना। वो तो फिर हो ही रहा है। आपके पास फॉर्मूले 20 तो है और आपको क्वेश्चन करने हैं, तो 20 फॉर्मूले एक साथ अप्लाई करें, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। तब तक तो फिर टाइम खत्म, 3 ही घंटे दिए जाते हैं ना एग्जाम में। तो एग्जाम का मतलब टाइम भी होता है। तो इसको बहुत ध्यान रखिए कि हमें कॉन्सेप्ट पता हो और कब किसको अप्लाई करना है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी, जो हम बात कर रहे हैं कि बेंड्स रूल का किस तरह से बॉन्ड लेंथ के अंदर यूज होता है, उसके क्वेश्चन भी आपके असाइनमेंट में है। अब मैं इसका एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कैसे यूज होगा मैं उसको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे O2F2 और H2O2 लिया एंड कंपेयर द ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन ऐसे बना होता है, यहाँ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। चूंकि ये हाइब्रिडेशन सब पता है आपको, है ना। तो दिस इज द sp3 हाइब्रिडेशन, ऑल्सो दिस इज sp3 sp3 sp3, है ना। तो एक बात ध्यान रखो, ये बेंड शेप की तरह होगा, तो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, और ये बेंड शेप में F, यहाँ पे F, यही होगा। और यहाँ पे भी ऐसे ही H, यहाँ ऑक्सीजन, ये H, लोन पेयर। अब मेरी बात समझिएगा, हम लोग क्यों एस कैरेक्टर अप्लाई कर रहे हैं, हमें इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ देखना है। अब देखो जरा, इसमें कोई डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सेम बात है। इसमें साइज का कोई डिफरेंस है ही नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, है ना। ये डिफरेंस मत सोच लेना, इसका हम कंपेयर ही नहीं कर रहे ना। तो अब बात आती है कि यहाँ पर अब हमें एस कैरेक्टर निकालना होगा। तो अब जरा समझिए, ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp3 और p ऑर्बिटल का है। यहाँ भी सिग्मा sp3 और p है, जबकि यहाँ जो बॉन्ड है वो सिग्मा sp3s का है, यहाँ सिग्मा sp3s का है। मतलब ये हुआ कि जो ये ऑक्सीजन आप देख रहे हो, इसमें ऐसा कुछ रहा होगा, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होगा और इसका एक प्योर p ऑर्बिटल ऐसे होगा, ऐसा कुछ बना होगा। तो इसका भी ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और इसका प्योर p ऑर्बिटल, यानी इसमें s करेक्टर इस बॉन्ड में क्या है, लेस s करेक्टर है, लेस s करेक्टर है। तो अगर s करेक्टर कम हुआ, इलोंगेटेड हो गया, इलोंगेटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ऐसे केस में अगर इलोंगेटेड हो गया तो इनके बीच का रिपल्शन क्या होगा,
लेस रिपल्शन है, लेस रिपल्शन। बात समझ में आ गई? जब ये देखो ऐसे है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था वो ऐसे फैल गया है बाहर की तरफ, लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हो इसमें क्या है, एस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे ऐसा और ये ऐसे, तो इनके बीच मोर रिपल्शन होगा, मोर रिपल्शन बिकॉज ऑफ एस कैरेक्टर। तो मोर एस कैरेक्टर है और इसलिए रिपल्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर आप ये बॉन्ड लेंथ x मानते हैं और ये y मानते हैं, तो y इज स्लाइटली ग्रेटर देन x। अच्छा ये बात ध्यान है कि बहुत थोड़ा चेंज होता है, ये नहीं कि कई किलोमीटर में बढ़ा दो आप, है ना। तो ये वो जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का थोड़ा सा बड़ा होगा एस ड्यू टू रिपल्शन ऑफ एस कैरेक्टर्स ज्यादा है, इसलिए इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ कम है। तो ये एक चेंज आ जाता है, यानी इस H2O2 के अंदर जो बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बना है वहां पे बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू O2F2 के अंदर। तो ये बात यानी ये एस कैरेक्टर का एक एप्लीकेशन हुआ कि हम इसको कैसे देख पा रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन में आपको अपने फर्स्ट ईयर के से ही बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और है आपके पास, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ CH3 और फिर मैंने यहाँ पे लिखा CH2F एंड CH2F, फिर यहाँ मैंने लिखा F2CH एंड CHF2 और यहाँ CF3 और ये CF3, और हमें कंपेयर करना है, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक, सब में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, साइज का कोई डिफरेंसेस नहीं, तो अब इनको हम कैसे कंपेयर करें? तो फिर वही एस कैरेक्टर की बात आप करेंगे। तो चलते, पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको नोट करिए पहले। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। सेम एक्सप्लेनेशन इस बगल वाले क्वेश्चन का भी है, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं, बनाते हैं कैसे। तो एस कैरेक्टर क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो तो क्लियर हो गया होगा ना। चलिए, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन है और इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें ऐसे H लगा होगा, और यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ H लगा है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ H लगा है। ठीक, फिर यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल H, हाइब्रिड ऑर्बिटल H और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ H, और ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा sp3s। यहाँ भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा sp3s। लेकिन जैसे ही आप दूसरे वाले पे आ जाते हैं, एक फ्लोरीन जुड़ गया जहाँ, तो ऐसे लिखा आपने। अब देखो यहाँ क्या होगा, आप दो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो है H वाले, लेकिन एक में क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इस तरह से इलोंगेटेड एक फ्लोरीन आ गया नहीं, तो इससे कुछ फर्क पड़ा, रिपल्शन में कुछ कमी आएगी और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऐसे फ्लोरीन आपका आ गया। फिर तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन और दो हाइब्रिड में दो जगह फ्लोरीन आ गया। इसको थोड़ा हाइब्रिड ही बनाइए, है ना। तो इस तरह से आपके पास तो अब यहाँ पे रिपल्शन क्या होने लगेगा, कम। इसी तरह से इस लास्ट वाले पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर जितने भी हाइब्रिड है सब में फ्लोरीन बाहर की तरफ आपको नजर आएगा, तो सबसे कम रिपल्शन इन्हीं केसेस में आपको दिखेंगे। यहाँ पे अब ये इस तरह से अब ठीक है, तो यहाँ लेस एस कैरेक्टर,
तो लेस रिपल्शन हुआ, तो सबसे छोटा बॉन्ड होगा, जबकि यहाँ पे मोस्ट, ये हाईएस्ट रिपल्शन होगा या मोर ग्रेटेस्ट रिपल्शन होगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम एस कैरेक्टर है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे आपको मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अगर ऑर्डर वाइज आपको सेट करना है तो सबसे पहले ये, फिर इसमें भी कुछ रिपल्सन है, फिर ये, और फिर लास्ट में ये। तो ये एक एप्लीकेशन है कि एस कैरेक्टर का यूज बॉन्ड लेंथ में कैसे हो जाता है। तो अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अब आपका काम क्या है इस टॉपिक के बाद, रेजोनेंस के तो अलग ही मैंने क्वेश्चन आपको सब बता दिए फास्टर से, बट फिर भी रेजोनेंस को थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी, क्योंकि इसका मेजर एप्लीकेशन आपको ऑर्गेनिक में मिलेगा। बट बॉन्ड लेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन, बॉन्ड पैरामीटर्स पे, चाहे वो बॉन्ड लेंथ हो, बॉन्ड ऑर्डर हो, बॉन्ड एनर्जी, सब इसी से रिलेटेड है। बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा हो जाएगा उसका फैक्टर आपको पता है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो सब आप करिएगा। रेजोनेंस का एप्लीकेशन किस तरह से, वो ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग इसके बाद हम नए टॉपिक पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी फिलहाल उससे पहले के सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उन सबको एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट को आप जान गए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पैरामीटर्स वाले जितना भी क्वेश्चंस हैं वो एक साथ आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।